जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी विषय प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। आज से तीसरा प्रैक्टिस सेट प्रारंभ होगा। पुनः 3 वीडियो में इसको हम अपलोड करेंगे। 1 से 40, 40 से 80 और यानी 41 से 80 और 81 से 125 3 खंडों में, क्योंकि एक बनाने पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्न में से अपराजिता के लेखक हैं। नरेंद्र शर्मा हैं, अंचल हैं, दिनकर हैं या माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो यहाँ ये हैं अंचल। इनका पूरा नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल। अपराजिता के लेखक हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। अंचल प्रेम एवं रोमांस के कवि माने जाते हैं। यानी अंचल जी यानी रामेश्वर शुक्ल अंचल प्रेम के और रोमांस के कवि माने जाते हैं। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि प्रेम और रोमांस के कवि कौन हैं? तो रामेश्वर शुक्ल। दूसरा प्रश्न है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। परिंदे हैं, तलाश है, बंजर है या इनमें से कोई नहीं। तो 2 का ए होगा परिंदे। ये निर्मल वर्मा का क्या है? तो कहानी संग्रह है। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं पिछली गर्मी एवं बीच बहस। लिख लीजिएगा, पिछली गर्मी एवं बीच बहस। अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति रूप है, तो इसका होगा बी विकल्प, मया अवाभ्याम अस्माभिः। अनुदिनम में कौन सा समास है? तो अनुदिनम में अव्ययी भाव समास है, यानी ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5 दिया है, मानक भाषा किस भाषा का वह रूप होता है? मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे उस भाषा का सम्मान बढ़ता है। भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणिक माना जाता है और वह तदनुरूप प्रयुक्त होता है, जिसके आधार पर दूसरे भाषा रूपों की स्थिति जांची परखी जाती है। नहीं होगा। प्रदेश सरकार जिसे मान्यता प्रदान करती है, ये भी नहीं होगा। अर्थात ये भी नहीं होगा। आपका बी विकल्प सही है। यानी भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणित माना जाता है, वह तदनुरूप प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 6, द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं। तो संपूर्ण प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त है। यानी इनको द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि माना जाता है। इनकी कुछ कृतियां हैं, यशोधरा है, जयद्रथ बद्ध है, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत आदि। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। वृंदालाल वर्मा हैं, रांगे राघव हैं, राहुल संकृतायन हैं, आचार्य चतुर्सेन हैं। तो ये हैं वृंदावनलाल वर्मा जी। इनके द्वारा रचित है मृगनयनी। इनकी अन्य कृतियाँ हैं झांसी है, उसके बाद भुवन विक्रय है, अहिल्याबाई हैं। प्रश्न नंबर 8 का, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था कलकत्ता से, इलाहाबाद से, लखनऊ से या बम्बई से।
तो ये प्रकाशित होता था मुंबई, बम्बई या मुंबई से। प्रश्न नंबर 9 है, निराला की अंतिम कविता है। तो निराला की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन की विष बुझा हुआ है। ये निराला जी का अंतिम कविता है। प्रश्न नंबर 10 है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी भाषा या राजस्थानी भाषा? तो प्रश्न नंबर 10 का ए होगा ब्रज भाषा। 3 कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? तो त्रिकालज्ञ कहते हैं, त्रिकालदर्शी कहते हैं, त्रिकुट कहते हैं या त्राता कहते हैं? तो इसको हम कहेंगे जानने वाला है, तो ज्ञ है, त्रिकालज्ञ होगा। प्रश्न नंबर 12 दिया है, आधी रात का समय क्या कहलाता है? सरवरी कहलाता है, विभावरी, निशा या निशत? क्या कहलाता है? निशिथ। क्या है? निशिथ कहलाता है। प्रश्न नंबर यहाँ से निम्नलिखित शब्दों में विपरीतार्थक ढूंढना है। एक दिया है, उसके 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में से एक सही है, उस पर टिक लगाना है। कर्षण का कनिष्ठ, सिक्त, आकर्षण या विकर्षण होता है। कौन सा होगा? तो 13 का विपरीतार्थक विकर्षण होगा। कर्षण का क्या होगा? विकर्षण होगा। जबकि कनिष्ठ का विलोम क्या होता है? ज्येष्ठ। कनिष्ठ दिया है, इसका ज्येष्ठ होता है। विहित सुगम होगा या असित होगा, निषेध होगा या स्थूल होगा? तो प्रश्न नंबर 14 का आपका निषेध होगा। विहित का सामान्य अर्थ क्या होता है? सम्मिलन होता है, अतः इसका विपरीतार्थक शब्द निषेध या निषिद्ध होगा। प्रश्न नंबर 15 दिया है, मांग के खैबो, मसीत के सोइबो, लैबो को एक न दैबो को दो। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? मुलकदास, जायसी या तुलसीदास या बिहारी? तो 15 का आपका उत्तर होगा सी। ये तुलसीदास की रचना है, तुलसीकृत रचना है, कवितावली। क्या है? कवितावली। कवितावली से लिया गया है। अनारो किसका उपन्यास है? ममता कालिया, चित्रा मुदगुल या मंजुल भगत या राजीव सेठ? तो प्रश्न नंबर 16 का सी होगा मंजुल भगत। यह मंजुल भगत की क्या है? ये मैंने कहानीकार के साथ उपन्यासकार भी के क्षेत्र में भी इन्होंने लेखन का परिचय दिया है। अनारो जैसा उपन्यास की रचना करके देश विदेश में ख्याति प्राप्त की, अतः इन अनारो उपन्यास मंजुल भगत द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 17 दिया है, प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में किसका क्रम यानी समय के संदर्भ में हिंदी साहित्य में सबसे बाद में आता है? रैदास, धर्मदास, कबीर या दादू दयाल? तो इसमें क्या होगा? 17 का डी, दादू दयाल।
समय क्रम के अनुसार सबसे बाद में दादू दयाल आते हैं। जैसे रविदास का समय होता है 1388 से 1498, 1498 है। कबीरदास का आता है 1398 से 1518। सारी यहाँ पे गलती हो रहा है। रविदास का हमने लिखा 1388 से 1498, 98 है। कबीरदास का है 1398 से, यानी रविदास के बाद इनका क्रम आता है 1518। उसके बाद धर्मदास का आता है 1400 से 1500। 1400 से 1500 और दादू दयाल अंत में आते हैं 1544 से 1603। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कवि अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे? निराला, जयशंकर प्रसाद पंत या महादेवी वर्मा? तो इसमें है पंत जी। सुमित्रानंद पंत अरविंद दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे। इनके द्वारा अंत में लिखी गई रचनाएं अरविंद दर्शन एवं मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। यानी पंत जी हैं सुमित्रानंदन पंत। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं बेचन शर्मा और उग्र हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, प्रेमचंद हैं या विश्वंभर नाथ कौशिक हैं? तो प्रश्न नंबर 19 का बी विकल्प सही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी द्वारा अन्य कहानियां हैं सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, उसने कहा था, उसने कहा था। महाकवि भास द्वारा कौन सा नाटक नहीं है? तो नहीं की बात है, यानी इसमें से 3 ऐसे हैं कि जो उनके द्वारा वर्णित हैं और एक ऐसा है कि जो नहीं है। तो इसमें प्रश्न नंबर 20 का मृच्छकटिकम जो है शूद्र की रचना है। किसकी रचना है? तो शूद्रक की रचना है। जबकि 3 रचनाएं महाकवि भास की हैं, यानी उरुभंगम, द्युतवाक्यम, मध्यम व्यायोग। अब यहाँ दे रहा कि निम्नलिखित में से कंठवर्ण कौन सा है? तो इसमें आपका होगा बी विकल्प। और क्या होता है? कंठ होता है। जबकि उ क्या होता है? उ का उच्चारण ओष्ठ द्वारा होता है। उ, ये ओष्ठ है, ओष्ठ है, उ बना देते हैं। ई का क्या होता है? तालु होता है। दोनों ई दिया है, ये क्या होते हैं? तालु। मध्य भाग, ये पश्च भाग, ये अग्र भाग में आते हैं, ऐसे भी होता है। 22 है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो स, 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 ह होते हैं, यानी डी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 23, यहाँ पंक्ति दी गई है, इसमें रस पहचानना है। प्रीतम हम विंचित दिया, पानी परस सुख पाए, जानी पिछानी या जान लौ, नेक न होती लखाए। तो इसमें कौन सा रस है? यहाँ प्रेम रस दिया है, शांत रस दिया है, श्रृंगार रस दिया है, वात्सल्य रस दिया है। तो प्रेम रस तो होता ही नहीं है, तो ये विकल्प तो होगा नहीं। अब श्रृंगार है, शांत है या वात्सल्य है? तो प्रश्न नंबर 23 में जो आपका विकल्प है ये क्या है? श्रृंगार रस का है।
आगे पृष्ठ पर चलते हैं हम लोग। 23 यहाँ दिया है अलंकार। समय सिंधु चंचल है भारी, समय सिंधु चंचल है भारी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ आपको योजक चिन्ह के अनुसार चलते हैं, तो ये क्या होगा? समय सिंधु यानी सिंधु रूपी समय, यहाँ पे ये आपका होगा रूपक अलंकार। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, इस पंक्ति की में अलंकार क्या है? विरोधाभास अलंकार है। अब भैया श्याम रंग यानी काले में अब जैसे जैसे डूबेंगे वैसे वैसे आप उज्ज्वल होंगे, तो ये हमारे समझ से तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। तो ये विकल्प ही आपका सही होगा। कहा गया कि पंक्ति में विरोधाभास अलंकार, इन पंक्ति में का भाव यानी भावार्थ इस प्रकार है, जैसे जैसे श्याम काले में रंग में डूब जाते हैं वैसे वैसे उज्ज्वल सफ़ेद हो जाते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि क्या है? विरोधाभास अलंकार है। अब यहाँ पे अलंकार पहचानना है। बड़े न हूजे गुणन बीन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरी सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति है, प्रति वस्तुपमा है, या अर्थांतर न्यास है, या विरोधाभास है? तो प्रश्न नंबर 26 का, जहाँ पर किसी अर्थ के आधार पर इसको लेकर चलेंगे अर्थालंकार में, अर्थांतर की यह अर्थांतर अलंकार है। कह रहा है कि जहाँ किसी सामान्य कथन का विशेष कथन द्वारा या विशेष कथन का सामान्य कथन द्वारा समर्थन हो, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। यानी बड़े न हुजे गुण बीनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। यानी धतूरे से उपमा बड़ों की गई है। तो यहाँ पे अर्थ में अंतर है। अगला है यहाँ पे चरणों में वर्णों की संख्या। चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वार्णिक छंदों का अनुक्रम सही अनुक्रम है। तो प्रश्न नंबर 27, तो यहाँ पे सही क्रम होगा इंद्रजाल। वर्णों की संख्या के आधार पर 4 चरणों में वर्णों की संख्या, यानी प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर, यानी किस में कम होता है, कैसे किस में अधिक होता है। तो इंद्रजाल में कम, उसके ऊपर अधिक बसंत तिलिका में होता है, उसके बाद मंदा क्रांत में, उसके बाद शार्दूल में शार्दूल विक्रीडी, यानी ये क्रम है। अब इसको समझ लेते हैं। इंद्रजाल में 11 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। बसंत तिलिका में 14 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। मदाक्रांत में 17 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। शार्दूल विक्रीडित में 19 होते हैं। ये क्रम है 11, 14, 17 और 19 का। निम्नलिखित में किसे काव्य छंद कहा गया है? मनहर, मतगंत, सवैया या रोला? तो प्रश्न नंबर 28 का आपका उत्तर होगा मनहर को काव्य छंद कहा जाता है। इसका उपयोग भक्ति काल से प्रारंभ होता है और आधुनिक काल तक प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 29 29 है,
कि बाल समय रवि भच्छलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियार। उपयुक्त में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे गणना कर सकते हैं, गणना के अनुसार है इसका, जबकि इसका होता है प्रत्येक चरण में ये चौपाई है, ये विकल्प सही होगा। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। गिन सकते हैं 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा यहाँ पे। अच्छा तो यहीं पे गिन लेते 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 2 13 कैसे दिया है? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कुछ मिस्टेक है। वैसे यहाँ पे क्या है? चौपाई है। कह रहा है कि अगला है, जिस छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 12 की मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं, तो सम चरण के अंत में इतना होता है। तो यहाँ पे इसको समझ लीजिए 12 7 19 इसमें होता है, 12वें में होता है। अंतिम 2 चरण होते हैं जो सम चरण होते हैं, 2 और 4। तो 2 और 4 में 7 की मात्राएं होती हैं, इसे पकड़ सकते हैं। आपका क्या होता है? 12वें छंद होता है, यानी बी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? शिखा, चंदा, रात या बात? तो यहाँ पे आपका सी विकल्प होगा, तत्सम। सॉरी आपका 31 का ए होगा, शिखा। क्या होता है? शिखा। क्योंकि आप जानते हैं रात का रात्रि होता है, चंद का चंद्रमा होता है, और वात का क्या होता है? वार्ता होता है। ये सब क्या है? तद्भव हैं। शिखा तत्सम शब्द है। देशज शब्द छांटिए, तारीख, डिबिया, सूरज या जन्म। तो देशज शब्द छांटना है, तो यहाँ पे आपका होगा 32 का डिबिया। क्या है? देशज शब्द है। यानी देशज शब्द वे होते हैं जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही न हो, उसे हम क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। बाकी जन्म क्या है? तद्भव है। तारीख क्या है? अरबी भाषा है। और सूरज भी क्या है? तद्भव है। विदेशज शब्द चश्मा, जूता, जीभ, वायु। तो यहाँ पे विदेशज शब्द क्या होगा? तो चश्मा होगा। यह फारसी शब्द से आया है। कहाँ से आया है? फारसी शब्द से आया है। बाकी जीभ तद्भव है, वायु भी क्या है? तद्भव है, जूता देशज है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानना है। तद्भव शब्द, तो इसमें तद्भव क्या है? तो आपका 34 का वी विकल्प होगा, बच्चा। इसका तत्सम शब्द बच्चा का क्या होता है? तो वत्स होता है। क्या होता है? वत्स होता है। ग्रीष्म स्वयं तत्सम है, लक्ष्मी तत्सम है, और नासिका भी तत्सम है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपादान कारक है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा, ये नहीं होगा। वह भूख से बेचैन है, तो वो भी नहीं होगा। लड़का पेड़ से गिरा, अलगाव की स्थिति है, यहाँ आपादान होगा। साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है, तो यहाँ लगाव है। इसमें भी लगाव है, इसमें भी लगाव। अलगाव किस में है? तो सी विकल्प में है। अर्थात 35 का
सी विकल्प सही होगा। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह कौन सा होगा? तो अधिकरण का विभक्ति में पर होता है, तो यहाँ पे में होगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन करें। कौन सा पुल्लिंग है? तपस्विनी नहीं होगा। तेजस्वी ये हो सकता है। परोपकारिणी, परोपकारिणी ये भी नहीं होगा। हंसिनी ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? तेजस्वी। प्रश्न नंबर 2, शीशम शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, दोनों या नपुंसक लिंग? तो ये क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ये विकल्प सही है। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो घटा का बहुवचन क्या होगा? घटाएं होगा, यानी वी विकल्प है। ये अकारात स्त्रीलिंग शब्द में ये लगाया जाता है। अनिवार्य चयनी शब्दों का सही अर्थ क्या है? तो आपका ये 40 और इस वीडियो का अंतिम शब्द प्रश्न है। तो इसमें डी विकल्प होगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको अन्यार्वचनीय कहते हैं। अनिर्वचनीय। फिर इसके आगे की वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।